हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपना मांग की कीमत लोच पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो भाई मांग की जो लोच होती है वो 3 तरीके की होती है, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच, जिसमें हम कीमत पूरा कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं गाइस, वो करने जा रहे हैं मांग की आय लोच जो है क्या होती है, और साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंजल कर्व। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये बच्चों का। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सिलेबस में है। अगर भाई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को आप पहले देख कर आइए, तभी आपको जो है ये सारी की सारी वीडियो समझ में आएंगी, वरना सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आना वाला है। चतुराई इसी में है, तो पहले प्रीवियस वीडियो देखकर आ जाइए। तो बकवास बहुत हो गई है, हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा ये है कि बिल्कुल वैसे ही है जो जो हमने कीमत के अंदर पढ़ा है, कीमत लोच के अंदर, वही सारे टॉपिक हमें आय लोच के अंदर भी पढ़ने हैं। बस एक माइनर सा डिफरेंस है, क्या कि जो कीमत लोच होती है वो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है उसको मेजर करता है, और मांग की आय लोच क्या मेजर करेगी कि आय में परिवर्तन से मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये उसको मेजर करता है बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। देखिए कह रहा है आय में प्रतिशत परिवर्तन से एक वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की आय लोच कहलाती है। सूत्र रूप में अब की बार गाइस यहाँ पे ई वाई लिखेंगे, वहां पे मैंने क्या लिखा था ईपी। पी क्यों लिखा था? क्योंकि वहां कीमत की बात चल रही थी, प्राइस की। अब मैंने वाई क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ आय की बात चल रही है, तो मैंने इनकम को वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर वाई से ही डिनोट किया जाता है आय को। तो ई वाई इज इक्वल टू, ई वाई का मतलब क्या हो गया? मांग की आय लोच। ठीक है, इज इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में आय में प्रतिशत परिवर्तन। कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में चेंज आता है वैसे वैसे मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन चेंज आएगा, उस चीज को जो मेजर करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मांग की आय लोच। बस सिंपल है। मांग की कीमत लोच क्या है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है वो कीमत लोच है, और आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है वो आय लोच है। और इसी को मैंने ये भी लिख सकता हूं, जैसे हमने उस वाले फॉर्मूले के अंदर पढ़ा है कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में P0 Q0, ये पढ़ा है। तो ऐसे ही हम यहाँ से P हटा दो, P की जगह पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो Y, P की जगह पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो Y, क्योंकि यहाँ कीमत की नहीं, यहाँ पे आय की बात चल रही है। यहाँ पे कीमत उपभोक्ता की रुचि और संबंधित वस्तु की कीमत क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, केवल आय की बात चल रही होती है यहाँ पर। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई मल्टीप्लाई वाई बाय क्यू। डेल्टा क्यू का क्या मतलब है? मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। डेल्टा वाई का क्या मतलब है? इनकम में कितना चेंज आया है। वाई का क्या मतलब है? इनिशियल इनकम, आपके शुरू में जितनी इनकम थी और शुरू में कितनी डिमांड थी। ठीक है, डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज कितना आया है। तो बस ये तो हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, अब जैसे उसके अंदर था कि मांग की कीमत लोच को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर भी है कि आय लोच को जो है कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है किसी देश की आय का प्रारंभिक स्तर जो है वो कैसा है। ये डिपेंड करता है मांग की आय लोच, जो सबसे पहला इसको इफेक्ट करता है, किसी देश की आय का प्रारंभिक स्तर। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा है, कह रहा है जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाली आय में गिरावट आती रहती है। कि हम जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं भोजन पर, वो क्या होता रहेगा, वो धीरे धीरे उसमें डिक्रीज होता रहेगा, घटता जाएगा, जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होती रहेगी। तीसरा कह रहा है समय अवधि, टाइम पीरियड। 2 तरीके का होता है, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। कह रहा है क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ साथ आय में परिवर्तन आता है,
जैसे जैसे हम टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारी इनकम में भी चेंज आता रहता है। भाई अगर आज मेरी इनकम 5,000 है, जरूरी थोड़ी 10 साल बाद मेरी इनकम 5,000 होगी, चेंज आएगा उसके अंदर। तो उससे कह रहा है उससे उपभोग पैटर्न समायोजित होता रहता है। मतलब हमारा जो उपभोग का जो कंजप्शन लेवल है, कंजप्शन पैटर्न है, वो भी उसके साथ कैसा होता रहता है, एडजस्ट होता रहता है हमारी इनकम के अकॉर्डिंगली। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, ये वो फैक्टर हैं जो आय लोच को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाया था कीमत लोच की श्रेणियां। जैसे उसके अंदर 5 तरीके की श्रेणियां होती हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी गाइस 5 तरीके की श्रेणियां होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है इकाई से अधिक, EY इज ग्रेटर देन 1। एक होता है इकाई के बराबर, EY इज इक्वल टू 1। एक होता है इकाई से कम। ठीक है, इकाई से कम मतलब इसको आप EY लेस देन 1 भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और एक होता है 0 के बराबर। ठीक है, और एक होता है 0 से कम। तो इसकी जो है 5 श्रेणियां होती हैं, वही जो कीमत के अंदर होती है। तो ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसकी इकाई से अधिक होगी, किसकी इकाई के बराबर होगी, किसकी इकाई से कम होगी, ये आपको जो है गाइज पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर गाइज जो कर्व बनता है, उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, उसी कर्व को हम एंजल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजल कर्व बोलते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंजल कर्व क्या मेजर करता है कि जब उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन आता है तो उससे मांग मात्रा में जो है कितना चेंज आया है, उस चीज का जो कर्व बताता है, उस कर्व को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर्व, उसको एंजल कर्व कहते हैं। आय में चेंज होने से एक वस्तु की मांग मात्रा में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी हमें ये पढ़ना है कि ये जो मैंने 5 तरीके की आपको लोच बताई है, आय लोच, ये किन किन वस्तुओं की होती है वो देखिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेस पे आपको कर्व बनाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले होता है EY ग्रेटर देन 1। ये किसकी होगी, EY ग्रेटर देन 1, ये होती है गाइज विलासिता वस्तुएं। कौन सी होती हैं, विलासिता की वस्तुएं। तो ये विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आरामदायक वस्तुएं मतलब अनिवार्य नहीं है, जिसके बिना गुजारा हो सकता है, रेडियो, टेलीविजन, घड़ी आदि, ये सारे लग्जरी गुड्स होते हैं। ठीक है, तो EY ग्रेटर देन 1 कब होता है, EY ग्रेटर देन 1 जो है वो कब होगा, मांग की आय लोच कब जो है EY ग्रेटर देन 1 होगी। तो आपको इसका जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने भी फॉर्मूला आपको क्या बताया, EY इज इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में आय में प्रतिशत परिवर्तन। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब उपभोक्ता की आय में जितना परिवर्तन हुआ है, मान लीजिए 5% का चेंज आया, लेकिन मांग मात्रा में जब उससे ज्यादा चेंज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10%, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आय मांग की जो आय लोच होती है वो 1 से अधिक होती है। जब आय में प्रतिशत परिवर्तन मांग मात्रा में कीमत प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। और वो कौन सी वस्तुओं की हो सकती है, लग्जरी गुड्स की हो सकती है। उसके बाद कह रहा है EY इक्वल टू 1, मतलब जितना मांग में आया है उतना ही इनकम में आया है। मान लीजिए आय में भी 5% का आया और इनकम में भी 5% का आया, तो ऐसी सिचुएशन में जो मांग की लोच होगी क्या होगी, 1 होगी। कौन सी वस्तुओं की होगी, सामान्य वस्तु की होगी। ठीक है, तीसरा जो है वो है अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स, जिसकी मांग की लोच क्या होती है, 1 से कम होगी। क्या होगी, 1 से जब कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या होगा, मान लीजिए आपका जो है आय में तो आ गया 5% का, आय में तो आया 5% का, और उसमें आया मांग मात्रा में केवल 2% का। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल सी बात है, आपका जो आंसर है EY लेस देन 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 2 जो है वो छोटा हो गया अब, और 5 जो है बड़ा हो गया। ऊपर वाले का उल्टा है, पहले वाले में क्या हुआ था, मांग में ज्यादा आ रहा है, आय में कम आ रहा है। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, आय में ज्यादा हो रहा है, मांग में कम हो रहा है। अगर ये वाला केस है तो ग्रेटर देन 1, अगर ये वाला केस है
तो लेस देन 1। और ऐसा कौन सी वस्तुओं का हो सकता है? अनिवार्य वस्तुओं का ये हो सकता है। और लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो किसका होता है? जीरो उन वस्तुओं का होता है जो अनिवार्य तो है लेकिन पुअर क्वालिटी की होती हैं, खराब गुणवत्ता वाली होती है। ऐसी वस्तुओं का जो आय की जो मांग लोच होती है वो होती है EY इज इक्वल टू 0। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट है वो है घटिया वस्तु। EY 0 से कम मतलब नेगेटिव। नेगेटिव किसकी होगी? आय लोच नेगेटिव किस वस्तु की होती है? घटिया वस्तु की होती है। क्यों होती है? क्योंकि गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पर क्या होता है, कीमत बढ़ने से आय बढ़ने से उपभोक्ता क्या करता है? मांग कम करता है। और आय कम होने से मांग क्या करता है? वो ज्यादा करता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? घटिया वस्तुएं। जब आय और मांग में विपरीत संबंध होता है, जब हमारी औकात बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? कम वस्तुएं खरीदते हैं। जब हमारी औकात कम हो जाती है हम क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। वो सभी वस्तुएं घटिया वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबका एंजल कर्व बनाना है। जब मैं इसका भी कर्व बना के दिखाऊंगा, वो जो कर्व बनेगा वो कर्व ही एंजल कर्व कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लग्जरी गुड्स का एंजल कर्व जो है कैसे बनता है, ठीक है। जो गाइज यहाँ पे जो कर्व बनेगा ना, जैसे वहां पर जो हमने अभी जैसे कीमत में बताया था, तो उसको जैसे कीमत में मैंने आपको पांचों की श्रेणियों का कर्व बनाकर दिखाया था, ऐसे इसके अंदर भी बनता है। तो उसको मांग वक्र भी कह सकते हो, ठीक है, वो तो मांग वक्र है। ऐसे इसमें भी उसको कह सकते हो, उसी को एंजल कर्व कहते हैं। अभी सब ऊपर से जा रहा होगा, क्या कह रहा हूं? उसी को। तो अभी मैं जब बनाऊंगा तब आएगा। देखिए मैंने जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मांग लिया है और वाई एक्सिस पे गाइज अब की बार आपको आय लेनी है, कीमत नहीं लेनी है, आय लेनी है अब आपको, ठीक है। तो पहला केस क्या था? मैं बना रहा हूं सबसे पहले विलासिता वस्तुओं का, ठीक है। एंजल कर्व बना रहा हूं विलासिता वस्तुओं का। EY ग्रेटर देन 1 कब हुई थी ये सिचुएशन? जब आय में कम मांग में ज्यादा चेंज आता है। आय में कम मांग में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो गाइज मान लीजिए मैं जो है इतनी इनकम पर इतनी क्वांटिटी जो है खरीद रहा था, ठीक है। इतनी इनकम पर मैं इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था। अब मेरी इनकम में चेंज आया। इनकम में तो कम दिखाना है और मांग में ज्यादा दिखाना है। और मांग में मान लीजिए आ गया इतना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इनकम में तो आप देखोगे इनकम हो गई मेरी इतनी Y2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना? यहाँ पर तो केवल इतना चेंज आया, लेकिन यहाँ पर जो है इतना चेंज आ गया, ज्यादा चेंज आ गया। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दूं, ठीक है, तो ये जो कर्व बनाएगा इस कर्व को आप जो है DY भी लिख सकते हो, ठीक है। या इसी कर्व को आप जो है एंजल वक्र भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। एंजल वक्र क्या बताता है कि इनकम में चेंज आने से किसी वस्तु की मांग में क्या चेंज आ रहा है, वही एंजल कर्व जो है शो करता है। कौन सी वस्तु का बताया मैंने अभी मैंने आपको लग्जरी गुड्स का बताया है सबसे पहला, ठीक है, लग्जरी गुड्स का। अब मुझे बताना है सामान्य वस्तुओं का एंजल कर्व कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वही करना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैंने एक्स एक्सिस ली, वाई एक्सिस ली। EY इज इक्वल टू 1 मतलब इनकम में जितना चेंज आया है उतना ही जो है मांग में चेंज आएगा। मान लीजिए कि मैं जो है मान लीजिए यहां पर ले लेता हूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इतनी इनकम पर मान लीजिए मैं जो है इतनी डिमांड कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ? इनकम मेरी बढ़ गई। इनकम मेरी जो है बढ़ गई, इनकम मेरी इतनी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? जितनी मेरी इनकम बढ़ी है उतनी ही क्या हुआ? उतनी ही मैंने जो है डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। तो थोड़ी सी कम हो गई है, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ? ये वाला जो कर्व बना है ये हो गया DY, या इसी को मैं एंजल कर्व कहूंगा। अगर यहाँ पे 5% का चेंज आया है तो यहाँ पर भी जो है 5% का चेंज आया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? अगर यहाँ पर 5% का चेंज आया है तो यहाँ पर जो है
10% का चेंज आया है। ये किसका है? ये मैंने आपको बताया है विलासिता वस्तुओं का। ये मैंने आपको किसका बताया है? सामान्य वस्तु का। ठीक है जी। अब हम बात कर, इसी को आप एंजल वक्र भी आप कह सकते हो। ठीक है, यही इसका एंजल वक्र है। अब हम बात करने वाले हैं अनिवार्य वस्तुओं की। अनिवार्य वस्तुओं में क्या होता है? आय में जो है, आय में आपका जो है ज्यादा चेंज आएगा और मांग में कैसा आएगा? मांग में कम आएगा। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, अनिवार्य वस्तुओं की। नेसेसरी गुड्स का एंजल कर्व जो है वो कैसे बनता है? तो अब की बार आपको इनकम में ज्यादा चेंज दिखाना है। मान लीजिए इतनी इनकम पर ये आ गया, ठीक है, इतनी इनकम पर मैं जो है इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था। अब इनकम में मेरी ज्यादा चेंज आ गया। इनकम में आपको ज्यादा चेंज दिखाना है, ठीक है, और डिमांड में आपको क्या करना है? डिमांड में आपको कम चेंज दिखाना है। मान लीजिए यहां पर तो हो गया आपका, कितना दिया था मैंने? मान लीजिए यहाँ पे 5% हो गया और यहाँ पर जो है कितना हो गया? यहाँ पर केवल 2% का हो गया। तो इसको जब मैं मिला दूंगा दोनों पॉइंटों को, तो ये किसका एंजल कर्व बन जाएगा? ये जो बन जाएगा अनिवार्य वस्तुओं का, नेसेसरी गुड्स का। ठीक है, ये हो गया आपका अनिवार्य वस्तु। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, के EY जो है 3 पढ़ लिए अभी हमने। एक मैंने आपको पढ़ाया EY ग्रेटर देन 1, एक मैंने आपको पढ़ाया EY इक्वल टू 1, एक मैंने पढ़ाया आपको EY लेस देन 1। ठीक है, अब हमें पढ़ना है EY इक्वल टू 0 और EY लेस देन 0। देखिए, तो अब है EY इक्वल टू 0 जो है कब होती है? गाइज वो सभी वस्तुएं जिसकी ये कह सकते हो इनकम में चेंज आने से डिमांड में जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी सभी वस्तुओं की जो मांग की आय लोच होती है वो 0 होती है। और कौन सी वस्तुएं होती हैं? वो नेसेसरी हैं लेकिन पुअर क्वालिटी वाली। ये सभी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा तो डिमांड पर जो है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो डिमांड को ना ही बढ़ाएगा ना ही घटाएगा, जितनी खरीदता था उतनी ही खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि वो पुअर क्वालिटी की नेसेसरी गुड्स हैं। और ऐसी वस्तुओं की जो लोच होती है, आय लोच, वो 0 होती है। तो अगर हम बात करें इसके कर्व की, इसका एंजल कर्व जो है कैसे बनता है? तो गाइज इसका जो कर्व है वो बनेगा आपका इस तरीके से। ठीक है जी, ये इसको आप DY भी कह सकते हो, बार बार लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और एंजल वक्र भी आप इसको कह सकते हो कि चाहे कंज्यूमर की इनकम इतनी हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम इतनी हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम इतनी हो, कुछ भी इनकम लेवल हो कंज्यूमर का, वो इसकी डिमांड को क्या करेगा? वो इसकी डिमांड को चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है जी। अब करते हैं लास्ट, ये कौन सा बताया मैंने? EY इज इक्वल टू 0। अब एक लास्ट रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, कि घटिया वस्तुओं का एंजल वक्र कैसे बनता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है EY लेस देन 1 के जब आपका जो है EY लेस देन 1 में क्या होगा? देखिए, जब इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। मान लीजिए मैंने जो है मान लीजिए इतनी इनकम पर मैं जो है इतनी डिमांड कर रहा था। ठीक है, Y1 Q1। ठीक है जी, Y1 और Q1 हो गया। अब क्या हुआ? अब मेरी इनकम बढ़ी। अब मेरी इनकम क्या हुआ? मेरी इनकम जो है अब बढ़ गई। ठीक है, तो इनकम बढ़ने से मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? अब मैं इनकी डिमांड को कम कर दूंगा। ठीक है, अगर इतनी मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं इसकी इतनी डिमांड क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये घटिया वस्तु है और मेरी औकात अब क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, अंबानी बन गए हैं हम। तो ये क्या हो गया? इसका वक्र जाता है कुछ इस तरीके से। ये है DY या ये है इसका एंजल वक्र। किसका है ये घटिया वस्तुओं का है। EY लेस देन 0। ठीक है जी, EY लेस देन कितना आ गया है? 0। तो ये पांचों के पांचों मैंने आपको बताए हैं कि किस वस्तु का एंजल कर्व कैसा होता है।
बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आई लोच से करते करते एंजल पे कहां से आ गए। गाइज आई लोच में जो कर्व बनता है उसी को एंजल वक्र कहते हैं, इसलिए ये मुद्दा जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एंजल वक्र एक ऐसा वक्र है जो इनकम में चेंज आने से डिमांड को मेजर करता है, डिमांड में कितना चेंज आया है, तो इसलिए ये कर्व यहाँ पर आया है। डीवाई भी लिख सकते हो आप, एंजल वक्र भी लिख सकते हो, बट एंजल लिखो तो ज्यादा बेटर है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए कि आई लोच पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या पता चलता है हमें आई लोच से। तो गाइज ये क्या करता है, कह रहा है मांग की जो आई लोच है, मांग की आई लोच का सिद्धांत क्या करता है, आपको आवश्यक वस्तुएं और अनावश्यक वस्तुओं में जो है इसके अंतर में सहायक होता है। ये हमें बताता है कि कौन से गुड्स हमारे लिए नेसेसरी हैं और कौन से गुड्स हमारे लिए अननेसेसरी है, आवश्यक नहीं है, लग्जरी है। कह रहा है जिसकी आई लोच ऊंची होती है वो विलासिता लग्जरी गुड्स होते हैं, और जो जिनकी आई लोच कम होती है वो हमारे लिए आवश्यक होती है, नेसेसरी गुड्स होते हैं। विलासिता वस्तुओं की आई लोच इकाई से अधिक होती है और आवश्यक वस्तुओं की इकाई से कम होती है। तो गाइज बेसिकली आपकी जो आई लोच है वो हमें नेसेसरी और अननेसेसरी लग्जरी गुड्स में जो है डिफरेंस करने में बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देती है। तो अगर आई लोच का महत्व आ जाता है तो आप उसके महत्व में ये सारी की सारी चीजें जो है लिख सकते हो। आई लोच क्या होती है, आई लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, आई लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं, हर श्रेणी का एंजल कर्व कैसे बनता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें से आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।